गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में 4 अलग अलग फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ हम इसको डिराइव भी करेंगे। इनमें आपको जैसे m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, a दिया हुआ है, na दिया हुआ है, इन सभी चीजों का मीनिंग क्या है वो पहले अच्छे से समझ लेते हैं। बेटा एक पहला स्टार्ट करते हैं हम। स्मॉल n क्या है, ठीक है ना। स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंगल यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो यानी n। एक एक चीजों को आप पहले ध्यान से समझना, ठीक है ना, अच्छे से देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो इनके मीनिंग्स आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्या होता है स्मॉल n। तो स्मॉल n यानी क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल। अब आपको पता रहना चाहिए हमने 3 टाइप के यूनिट सेल डिस्कस किए। एक आपका सिंपल क्यूबिक, एक आपका बॉडी सेंटर्ड, एक लिया था हमने फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड को ही क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते, या हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते, या एफसीसी स्ट्रक्चर। अलग अलग टाइप के मेटल्स, जैसे ये मेटल लिए, अलग अलग टाइप के मेटल्स में एटम्स अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। क्या कहा मैंने, और एक बार ध्यान से सुनना कि मेटल्स में एटम अलग अलग तरीके से अरेंज रहते हैं। उनके अरेंजमेंट को 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया, ठीक है ना, आपके 12th के सिलेबस में। एक था आपका सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता था, ऐसा एक सिंपल क्यूब बनाते थे हम लोग, यूनिट स्ट्रक्चर। अब इसके कॉर्नर पे यहाँ पे एटम्स होते थे। ये था आपका सिंपल क्यूबिक सेल का स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड वाले में क्या होता था, तो इनके कॉर्नर पे तो एटम्स होते ही थे, इनके अलावा बॉडी के सेंटर पे एक एक्स्ट्रा एटम होता था, ये वाला। क्लियर। और एफसीसी स्ट्रक्चर यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, या तो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर या तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इनमें भी कॉर्नर पे एटम्स होते थे ऐसे, और इनके अलावा फेस पे भी एटम्स होते थे, ये ऐसे। देखो बेटा बराबर, हम अभी पहले n को समझ रहे हैं, ठीक है ना। n यानी क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वन यूनिट सेल। अब अगर सिंपल क्यूबिक सेल दिया जाए तो इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी, 1। अगर आपको बॉडी सेंटर्ड वाला दिया जाएगा तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 2। अगर आपको फेस सेंटर्ड दिया जाएगा तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 4। ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इनको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो n की वैल्यू 2 है, अगर एफसीसी स्ट्रक्चर है तो n की वैल्यू 4 है। ये हमने एक्सप्लेन किया था कि कॉर्नर वाला एटम, ठीक है ना, ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है। इसके बाजू में और एक यूनिट सेल होता है ऐसा, ठीक है ना, इधर भी एक यूनिट सेल होता है, इधर भी एक यूनिट सेल होता है। 4 नीचे रहते हैं, 4 ऊपर रहते हैं, तो ऐसे 8 यूनिट सेल रहते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल से घिरा होता है। सो एक यूनिट सेल के हिस्से में सिर्फ 1/8 पार्ट ही आता है। सो 1/8 पार्ट, ठीक है ना। ये यूनिट सेल का ये एटम का ये 1/8 पार्ट, ये वाले एटम का ये 1/8 पार्ट, ये वाले एटम का ये 1/8 पार्ट, ये वाले एटम का ये 1/8 पार्ट। सो कॉर्नर में दिखने के लिए भले ही 8 एटम दिखाई दे, बट उनका 1/8 पार्ट ही इसके हिस्से में आता था। तो 8 कैंसिल हो रहा था और बचा क्या था, 1। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि सिंपल क्यूबिक सेल में कॉर्नर पे 8 एटम भले ही दिखते हो, बट उनका बहुत सा हिस्सा आजू बाजू वाले सेल में चला जाता। तो एक्चुअल में इसके हिस्से में कितना आता, तो इसके हिस्से में सिर्फ 1/8 पार्ट आता। तो नेट एटम 8 एटम मिलाकर इसके हिस्से में सिर्फ एक ही एटम आता है, जो लिखा है n=1। और इनके अलावा अगर बॉडी के सेंटर पे एक एटम रहे तो वो तो पूरी तरीके से इसी का रहेगा, क्योंकि उस बॉडी के सेंटर पे है वो। तो वो एक काउंट करोगे तो 2 हो जाएंगे, कॉर्नर वाले 1 और सेंटर वाला 1, तो ये हो गया 2। अब जो फेस के सेंटर पे रहता है, जैसे ये फेस के सेंटर पे,
तो इसका आधा हिस्सा इसके तरफ आएगा और आधा हिस्सा ऐसे ऊपर वाले की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर वाला, या फेस है ये पूरा हो गया फेस, ठीक है ना। ये फेस सेंटर्ड वाला जो एटम रहेगा उसका आधा हिस्सा इसके तरफ आएगा और आधा हिस्सा ऊपर वाले की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे फेस पे कितने एटम होते हैं? 6, क्योंकि इसको 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और वो 6, तो 6 फेस के एटम। तो वहां पे दिखने के लिए 6 एटम है, लेकिन उनका आधा आधा हिस्सा ही इसके तरफ आएगा, सो उनका आधा आधा पार्ट, तो कितना हो गया ये 3। तो कॉर्नर के मिला के 1 और ये फेस के मिला के 3, तो टोटल एटम कितने हुए? 4। समझ में आ गए? तो आपको सबसे पहले एन का मीनिंग यहां पे क्लियर हो गया कि एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। अगर सिंपल क्यूबिक कहा जाए तो 1, अगर बॉडी सेंटर्ड कहा जाए तो 2, अगर फेस सेंटर्ड या तो आपको क्यूबिक क्लोज पैक या हेक्सागोनल क्लोज पैक कहा जाए तो एन इक्वल टू 4 ले लेना। ओके, अब आगे की चीजें देखते बेटा। ये जो एन निकालना था ये हमने पिछले 2-3 लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अब m को मान लो मोलर मास, ठीक है ना। ये मोलर मास यानी क्या? 1 मोल पार्टिकल का मास। 1 मोल बोले तो क्या? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना रहता है आपका? 6.023 इंटू 10⁻23। Na का मतलब क्या हुआ? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर इतना होता है आपका, ठीक है ना। यानी 1 मोल कहना यानी ये नंबर, ठीक है। 1 मोल एटम यानी इतने एटम, ठीक है। 1 मोल में कितने पार्टिकल? तो इतने पार्टिकल। सो इसको Na लिखा हमने। अब हम ये ना लिखते हुए हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, जो कि इतना होता है, यानी 1 मोल में इतने पार्टिकल आते हैं। और बेटा 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है उसे कहते हैं मोलर मास। इसको ग्राम में लेते हैं हम लोग जनरली, ठीक है ना। सो ये मोलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हमने सोडियम लिया, सो सोडियम के लिए 23 ग्राम, ठीक है, ये उसका मोलर मास हुआ। अगर ये ग्राम में लिखा हुआ है तो ये इतने सोडियम एटम का मास, ठीक है ना। 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम यानी 1 मोल सोडियम यानी इतने सोडियम, और इतने सोडियम का वेट 23 ग्राम। अगर Mg लिया जाए, ठीक है ना, मैग्नीशियम, तो 24 ग्राम, ये उसका मोलर मास, यानी 24 ग्राम में इतने Mg आएंगे। ये ऐसे क्लियर है इतना। सो Na यानी क्या हुआ? एवोगैड्रोस नंबर, और M यानी क्या हुआ? उसका मोलर मास। अब ये भी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे M का इस्तेमाल किया हुआ है, दैट इज अ मोलर मास। यहाँ पे Na का इस्तेमाल किया है, दैट इज अ एवोगैड्रोस नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23। नाउ स्मॉल ए का मीनिंग ये भी आपको पता है। जैसे ये यूनिट सेल लिया आपने क्यूबिक, तो इसकी जो एज लेंथ है वो यानी ए, सो ये एज की लेंथ ए ले लिया। इसकी जो डेंसिटी रहेगी सब्सटेंस की, पूरे मेटल की कहो या यूनिट सेल की कहो चलेगा, तो रो इज द डेंसिटी। डेंसिटी यानी क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। ए यानी क्या? एज लेंथ। अभी सभी चीजें क्लियर हो गई। एक्स ग्राम ऑफ सब्सटेंस या तो मेटल, एक्स जो दिया है वो मेटल का मास दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स बी द मास ऑफ द मेटल, गिवन मेटल। वी यानी क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल। ये वी यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल। यहां पे ये हुए बेटा अलग अलग टर्म्स के मीनिंग। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालना है यानी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम लोगे उसी वॉल्यूम का मास। अगर यूनिट सेल का लेते हैं हम लोग, यूनिट सेल, ठीक है ना, तो डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का ले लो। अब एक यूनिट सेल में, यानी आपका यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल का जो एक पार्टिकल रहेगा, जो भी एक पार्टिकल रहेगा उसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम यानी क्या? मास ऑफ द वन पार्टिकल। ऐसे यहां पे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे
वो हो सकता है 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा यूनिट सेल का। ये यूनिट सेल का टोटल मास निकालो। सो टोटल मास यानी क्या, इसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब और एक बार अच्छे से सुन लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, एन, और हर एक का मास कितना है, एम। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हुआ, तो टोटल मास इज एम इंटू एन। तो ये मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो ये हो गया टोटल मास ऑफ द यूनिट सेल। और बेटा यूनिट सेल का वॉल्यूम, इसकी एज लेंथ क्या रहती है, ए भी दी एज लेंथ, सो ये भी ए रहेगा। सो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, सो वॉल्यूम यानी क्या, क्यूब का वॉल्यूम, तो दैट इज ए क्यूब, साइड का क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। सो ये हो गया आपका डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है यानी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना। अब एक चीज बताओ बेटा, ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है मोलर मास में, ठीक है ना। सो मोलर मास यानी क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na, ये होता है मोलर मास। ये मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, तो ये 1 मोल के पार्टिकल, 1 मोल में इतने पार्टिकल और हर एक पार्टिकल का मास इतना। सो m इंटू Na करोगे तो आपको मोलर मास मिलेगा, ठीक है। ये बेटा 1 मोल का मास, ये एक पार्टिकल का मास, और एक मोल में कितने पार्टिकल, ठीक है ना। तो जितने भी पार्टिकल आते होंगे उतने पार्टिकल को उसके मास से मल्टीप्लाई करो तो ये मोलर मास मिलेगा। तो यहां से स्मॉल m क्या मिलेगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। इसको यहां पे पुटअप कर देते हैं हम लोग। सो डेंसिटी आ जाएगा हमारा, डेंसिटी इक्वल टू mn डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू Na। तो ये हो गया बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। आपको वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला याद करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट सिंपल है, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। और टोटल मास लेना यानी क्या, जितने पार्टिकल है उतने पार्टिकल और ईच पार्टिकल का मास, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो ये आपका आ गया। वॉल्यूम यानी क्या, ए का क्यूब। अब स्मॉल एम की जगह पर क्या लिख दो, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय Na, क्योंकि मोलर मास यानी क्या, मास ऑफ Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये अपना पहला डेरिवेशन हो गया। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो बेटा, यहां से कैपिटल एम की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो यहां से कैपिटल एम की वैल्यू कितनी मिलेगी, रो ए क्यूब Na डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ये फॉर्मूला हुआ रो इक्वल टू एम एन अपॉन ए क्यूब इंटू Na। यहां से मैंने एम की वैल्यू निकाला तो रो ए क्यूब Na डिवाइडेड बाय एन। सो ये मेरा मोलर मास का फॉर्मूला बना यहां पे। नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन में उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम। अब x ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो बताओ। तो मुझे बताओ कि मोलर मास जो होता है उसमें Na पार्टिकल आते हैं, ये मोलर मास यानी 1 मोल का मास। सो मोलर मास में बराबर 1 मोल पार्टिकल्स आते हैं। तो अगर मुझे x ग्राम रहा तो x ग्राम में कितने पार्टिकल आएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसको मैं लिख देता हूं कि यहां मुझे निकालना है, इसको कोई a या b कह देता हूं या y कह देता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान देना बेटा, मोलर मास में 1 मोल पार्टिकल आते हैं तो x मास में कितने पार्टिकल आएंगे। सो कितने पार्टिकल आएंगे उसको मैंने y लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हो गया आपका m इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू Na। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो x इंटू Na डिवाइडेड बाय m, ऐसा हो जाएगा ये। अब और एक बार देख लेना, m का मतलब है मोलर मास। सो मोलर मास में 1 मोल पार्टिकल आते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। सो x मास में कितने पार्टिकल आएंगे, सो ये कितने पार्टिकल आएंगे इसको यहां पे डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूं। तो वो हो जाएगा x Na
डिवाइडेड बाय m, यस, ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज कितना आ रहा है बताओ, x Na डिवाइडेड बाय m। या गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब ये जो है वो मोलर मास है, सो मोलर मास के जगह पर डेंसिटी को रिप्लेस कर दो ये फॉर्मूले से, तो ये यहां पे m रख देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, x Na डिवाइडेड बाय, बेटा m की जगह पे ये रखो, रो a क्यूब Na डिवाइडेड बाय n, ये n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, स्मॉल n ऊपर शिफ्ट हो गया, आपका Na कैंसिल हो जाएगा, ये Na कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या मिला आपको, x इंटू स्मॉल n डिवाइडेड बाय रो a क्यूब, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, x ग्राम में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं बेटा, तो x ग्राम में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, xn डिवाइडेड बाय रो a क्यूब, ये हमारा x ग्राम मास था, इस मास में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे थे, पार्टिकल्स एक यूनिट सेल, ठीक है ना, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे थे, सो हमारे पास पार्टिकल्स कितने अवेलेबल है, इतने पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो xn अपॉन रो a क्यूब, इतने पार्टिकल्स में, ठीक है ना, कितने यूनिट सेल आएंगे, सो y यूनिट सेल आएंगे, ऐसा लिख देते हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, तो इतने पार्टिकल्स के लिए कितने यूनिट सेल होंगे। और एक बार सुनना, एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स में कितने यूनिट सेल होंगे, तो ये y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी ये इंटू ये, तो xn डिवाइडेड बाय रो a क्यूब, ये इंटू ये कर दिया, इक्वल टू ये इंटू ये कर दो, n इंटू वाई, तो बेटा यहां से y की वैल्यू निकाल लूंगा, y इक्वल टू कितना आ गया, xn डिवाइडेड बाय, ये nn कैंसिल होगा, x डिवाइडेड बाय रो a क्यूब, सो ये क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, इन x ग्राम, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, वो इतना आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग फोर्थ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इनमें सिंपल आपको ऐसे ही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, जैसे कि 5 रुपीज में एक पेन मिलता है, 5 रुपीज में एक चॉकलेट या तो एक पेन आपको मिल रहा है, सो 10 रुपीज में कितने पेन मिलेंगे, ऐसे, या तो फिर 55 रुपीज में आपको कितने पेन मिलेंगे, ऐसे, या तो ऐसा भी कह सकते हो आप कि 4 पेन 24 रुपीज में मिल रहे हैं, तो 6 पेन कितने रुपए में मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और y की वैल्यू निकालो, यानी ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, बस इसी तरीके से इन चीजों को अरेंज किया हुआ है। अब बेटा ये आपका एक मेटल का पीस ले लिया, ये एक मेटल है मान लो, ठीक है ना, और इस मेटल में ये एक यूनिट सेल है, ये ऐसा वाला, इसमें ये एक यूनिट सेल है और एक ऐसे, और एक यूनिट सेल ले लेते हैं ऐसे। अब ध्यान देना आप, ये पूरे मेटल का वॉल्यूम है V क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट मेटल, ठीक है ना, और
ये जो छोटा है इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम वो है तुम्हारा ए क्यूब, ठीक है ना, ये वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल आएंगे, ये एक यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल, ये तीसरा यूनिट सेल, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे यहां पर, ये ऐसे, ये पूरे यूनिट सेल होंगे यहां पर, पूरे यूनिट सेल से भरा होगा ये। सो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए का क्यूब, और ऐसे एन नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, ये एन नंबर ऑफ यूनिट सेल, इससे मिलेगा आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेटल। इस पूरे मेटल का वॉल्यूम यानी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, या पूरे यूनिट सेल पैक होंगे पूरे, ऐसे पूरे यूनिट सेल होंगे। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, सो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम, ये मेटल का टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ऐसे हम लोगों ने 4 फॉर्मूलेस पूरे डिस्कस किए हुए हैं। ये चारों फॉर्मूलेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे। वैसे देखा जाए तो इनमें कंसेप्ट सिंपल है, एक बार शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चारों फॉर्मूलेस। ये देखो ना, पहला पॉइंट, डेंसिटी अगर निकालना रहा तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। किसका मास और किसका वॉल्यूम, आप किसी का भी मास ले लो, सिर्फ उसी का वॉल्यूम लेना, या कोई भी वॉल्यूम ले लो उस वॉल्यूम का ही मास लेना, तो आपको डेंसिटी मिल जाता। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का या मेटल का, सो पूरे मेटल का मास, पूरे मेटल का वॉल्यूम। डेंसिटी निकालने का और एक तरीका है, यूनिट सेल का ही मास, यूनिट सेल का ही वॉल्यूम। सो डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, हम ले लेते यूनिट सेल का, वही रहेगा सब्सटेंस का। मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, और वॉल्यूम यानी क्या, ए का क्यूब, ऐसे। और बेटा मास ऑफ वन पार्टिकल कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और ये हो गया तुम्हारा एन डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ये सिंपल तरीके से हो गया। यहां से एम निकाल लो, सो वो आ जाएगा रो एन ए क्यूब डिवाइडेड बाय एन, ये मोलर मास का फॉर्मूला गया। इसके बाद एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल, ठीक है ना, सो मोलर मास में एन पार्टिकल होते हैं, एक्स मास यानी मोलर मास में 1 मोल पार्टिकल्स होते हैं, तो एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, तो या वाई लिख दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा Na इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एम। यस, और ये m की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम। अब x ग्राम में हमें पता है कि एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स होते हैं। सो इतने पार्टिकल्स यानी क्या, xn डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब में कितने यूनिट सेल, सो y यूनिट सेल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स, तो इतने पार्टिकल के लिए कितने यूनिट सेल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला क्या था कि टोटल मेटल का वॉल्यूम, ये पूरा मेटल टोटल वॉल्यूम कितना है आपका V, और उसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आपका यूनिट सेल हो गया, उसको एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये दे देगा आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। क्योंकि टोटल वॉल्यूम यानी क्या, टोटल वॉल्यूम यानी जितने भी यूनिट सेल होंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। ऐसा लिया तो भी चलेगा, ऐसा लिया तो भी चलेगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। आप लोगों को इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर्मूलेस को याद करने से बेहतर उनको डिराइव कर लेना चाहिए, क्योंकि डिराइव करना काफी सिंपल है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ आप कुछ फॉर्मूलेस को याद कर लो ताकि आपको न्यूमेरिकल्स जल्दी से सॉल्व कर पाओ। ओके बेटा, बाय।